कहीं भूकंप आ रहे हैं, कहीं बाढ़ आ रही है, तो 2026 कैसे जाने वाला है? यदि 2026 की हम बात करें कि पूरे भारतवर्ष का संपूर्ण जो हमारा एक मूल भविष्य है वो बड़ा ही 2026 हमारे नागरिकों के लिए और हमारे देश के लिए बहुत ही। शास्त्री जी, कौन कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनके लिए ये वर्ष तो बहुत ही ज्यादा शुभ होने वाला है? कुंभ राशि के लिए और मीन राशि के लिए और वृश्चिक राशि के लिए तथा इसी भांति राशि वाले बंदों के लिए ये वर्ष बहुत ही उत्तम रहने वाला है। तो इस वर्ष में कुंभ राशि के बंदे स्वयं मकान मालिक बनने वाले हैं। इसी भांति तुला राशि के व्यक्तियों में यदि वो काफी समय से रोजगार के लिए प्रयत्न कर रही तो 2026 में अवश्य ही अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेंगे। यदि कोई प्रेम विवाह भी करना चाहता है, उनके माता पिता की अनुमति उनके साथ होने वाली है, इसलिए उन्हें अपने विवाह के लिए प्रयास करना चाहिए। अभी आपने बताया कि किन किन के लिए 2026 बहुत शुभ रहने वाला है, लेकिन कौन सी राशियों को 2026 के लिए कुछ प्रिकॉशंस रखने की भी जरूरत है? इसी तरह अगर बात करें कर्क राशि के बंदों को थोड़ा शारीरिक रूप से सावधान रहना चाहिए। यदि मेष राशि की हम बात करें तो मेष राशि के व्यक्तियों को इस वर्ष के अंदर अपने वैवाहिक जीवन को संभालना चाहिए। भारत वर्ष के अनुसरण शैली पर चलने के लिए अन्य देश स्वयं के भाव को परिवर्तनशील करेंगे। यहाँ तक कि अमेरिका जैसे देश भी भारतवर्ष के अनुसार ही कार्य करने पर, उसके विचार करने पर और मित्रताओं के भाव इस वर्ष में दिखाने वाले हैं। मतलब शास्त्री जी, विश्व गुरु बनने के भी चांसेस हैं पूरे हमारे देश के। सितारे आपकी किस्मत नहीं लिखते, वे केवल आपको सही दिशा दिखाते हैं। और इस नई दिशा के साथ आप सभी को नए वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम 2026 की कॉस्मिक यात्रा शुरू करने वाले हैं, जहां सितारे क्या संकेत दे रहे हैं, कौन सी राशि को मिलेगा ग्रोथ, किसे सावधान रहना चाहिए, करियर, रिलेशनशिप, मनी, हेल्थ, हर पहलू को हम डिकोड करेंगे। और इस फैसिनेटिंग कन्वर्सेशन के लिए हमारे साथ हैं हमारे स्पेशल गेस्ट डॉक्टर राजवीर शास्त्री। डॉक्टर राजवीर शास्त्री श्री माता मनसा देवी राजकीय महाविद्यालय पंचकुला के प्रतिष्ठित प्रोफेसर, साथ ही जाने माने एस्ट्रोलॉजर और वास्तु एक्सपर्ट हैं। आज हम जानेंगे 2026 में कौन सी राशि चमकेगी, कौन सी राशि को क्या प्रिकॉशंस लेने होंगे और ओवरऑल नया साल हमारे लिए क्या लेकर आ रहा है। सो लेट्स डाइव इनटू स्टार्स। शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पाथवे टू हीलिंग में। धन्यवाद जी। तो शास्त्री जी, 2026 साल कैसा जाने वाला है ज्योतिष विद्या के अनुसार देश भर के लिए और खास तौर से हमारे भारत के लिए? वैसे सामान्य रूप पर मैं आपको बताऊं तो भारतीय परंपरा के अनुसार हमारा जो नूतन वर्ष का शुभारंभ है चैत्र मास से हो जाता है जी। परंतु ये भी एक परंपरा है जो पूरे विश्व के एक साथ में जोड़ती है। नूतन वर्ष का हमारा प्रवेश है। यदि 2026 की हम बात करें, जिसमें कि पूरे भारतवर्ष का संपूर्ण जो हमारा एक मूल भविष्य है वो बड़ा ही उच्च गति के अनुसार आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। इसमें यदि हम भारत की आर्थिक दशा की बात करें तो हमारा देश बहुत ही उन्नति को प्राप्त करने वाला है, जिसका कुछ उदाहरण रूप में यदि हम देखें तो वर्तमान में जो स्थिति है उससे भी हमें अनुमानित होता है। हम विदेशी संबंधों की बात करें तो हमारे देश का जो बाहरी प्रभाव है तो स्वयं के पर्वतों के अनुसार बहुत ही मजबूत रहने वाला है। भारतवर्ष की अपनी योग्यता और सक्षमता के अनुसार और यहाँ के नागरिकों की जो लगनशीलता है, पुरुषार्थ के अनुसार अपने भारतवर्ष को उन्नतशील बनाने वाली है। इसलिए ये वर्ष 2026 हमारे नागरिकों के लिए और हमारे देश के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली व उत्तम रहने वाला है। जी शास्त्री जी, कौन कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनके लिए ये वर्ष तो बहुत ही ज़्यादा शुभ होने वाला है? यदि हम राशियों की बात करें जिन्होंने चैत्र मास से अपनी गति को प्रारंभ कर लिया है, कुंभ राशि के लिए और मीन राशि के लिए और वृश्चिक राशि के लिए तथा इसी भांति तुला राशि वाले बंदों के लिए ये वर्ष बहुत ही उत्तम रहने वाला है। कुंभ राशि के व्यक्ति यदि किसी ने अपने मन में किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के बारे में चिंतन कर रखा है तो इस वर्ष में वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। यदि मैं आपको उदाहरण के रूप में कहूँ, यदि किसी कुंभ राशि के व्यक्ति ने सामान्य रूप से अपने मन में धारण कर लिया कि 2026 में मेरा टारगेट है कि मैं अपना भवन स्वयं का बना लूंगा, तो इस वर्ष में कुंभ राशि के बंदे स्वयं मकान मालिक बनने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इसी भांति तुला राशि के व्यक्तियों में यदि वो काफी समय से रोजगार के लिए प्रयत्न कर रही हैं, यदि वो सर्वकारी गवर्नमेंट जॉब के लिए भी प्रयास कर रही हैं और किसी न किसी कारणवश से अब तक उनका कार्य नहीं बना है, तो 2026 में अवश्य ही तुला राशि के बंदे अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेंगे। यदि हम सामान्य रूप से कहें तो अनेकों
लोग ऐसे हैं पूर्व विश्व में जिनका संबंध कुंभ राशि से भी, तुला राशि से भी, हमारी 12 की 12 राशियों के मंडल में बटा हुआ है। लेकिन ये बताया जाता है जहां पर 70%, 80% भाव जिस राशि के साथ में मिलता है तो वहीं पर उसका भाव उस राशि को अग्रसर करने में अपने कार्य को उन्नतशील बना देता है। देखो 100% तो कोई चीज कहीं से नहीं मिलती है, वो परिवर्तनशील है। उसके लिए हम व्यक्ति विशेष का समय के अनुसार कुंडली बनाकर ही सटीक रूप से बता सकते हैं। लेकिन ये भाव की जो दशा है प्रत्येक राशि के ऊपर अपने अपने भाव को दिखाती हुई चलेगी। वृश्चिक राशि के जितने भी बंदे हैं, यदि वो इस वर्ष में बाहर देश में जाकर कोई शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, किसी विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहता है और काफी समय से उसके सामने रुकावट आ रही है, यदि रोजगार के लिए भी कोई व्यक्ति बाहर जाना चाहता है तो इस वर्ष में 2026 का जो समय आरंभ हो रहा है परदेश यात्रा के लिए वृश्चिक राशि के बंदों के लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। मीन राशि की यदि हम बात करें, काफी समय से उन लोगों ने प्रयास भी किए हैं और कई प्रयास असफल भी रहे हैं। इनमें से कुछ इस वर्ष में ऐसे भी जातक हैं जिनके यदि विवाह की अवस्था हो चुकी है और किसी न किसी कारणवश से, किसी न किसी विलंबता के कारण अब तक वो अपने दाम्पत्य जीवन के संबंध में नहीं बंध पाए हैं। इस पारिवारिक प्रवेश के लिए, अपने दाम्पत्य जीवन को बढ़ाने के लिए मीन राशि के लिए ये काल बहुत ही उत्तम रहने वाला है। यदि वो किसी भी प्रकार का प्रयास करते हैं, यदि कोई प्रेम विवाह भी करना चाहता है, उनके माता पिता की अनुमति उनके साथ होने वाली है, इसलिए उन्हें अपने विवाह के लिए प्रयास करना चाहिए। जी शास्त्री जी, अभी आपने बताया कि किन किन के लिए 2026 बहुत शुभ रहने वाला है, लेकिन कौन सी राशियों को 2026 के लिए कुछ प्रिकॉशंस रखने की भी जरूरत है? सामान्य रूप से तो जीवन के जो हमारे पहलू हैं वो 2 भागों में विभाजित हैं। जिस प्रकार से गाड़ी अपने पहियों के द्वारा सुख दुख के पहलुओं में परिवर्तित हो जाती है, उसके जो अर होते हैं वो ऊपर नीचे की तरफ भ्रमणशील रह जाते हैं। इसी तरह प्रत्येक मानव के जीवन में सुख और दुख का पड़ाव आता और जाता रहता है। यह भी स्वाभाविक है, जहीं कहीं प्रसन्नता है तो कहीं उदासीनता भी प्राप्ति होती है। यह ब्रह्मांड का नियम भी है, सृष्टि का नियम भी है। यदि कहीं जन्म होता है तो कहीं पर किसी की मृत्यु भी हो जाती है। तो सुख और दुख दोनों एक समय के बंधन के साथ बंधे हुए हैं। जीवन की प्रत्येक अवस्था में कोई भी व्यक्ति हमेशा प्रसन्नचित मुद्रा में भी नहीं रह सकता और हमेशा वो शोक की दशा को भी प्राप्त नहीं कर सकता। वियोग के बाद मिलन का होना संभव है। जब रात्रि चली जाती है तो दिन का आगमन होता है, ये सूर्य का भी आदेश है। इसी तरह अगर बात करें कर्क राशि के बंदों को थोड़ा शारीरिक रूप से सावधान रहना चाहिए। उनको अपने वाहन को ज्यादा तेज नहीं चलाना चाहिए। यदि बाइक आदि पर सवारी करते हैं तो जितने भी सिरो रक्षक हैं, अर्थात सिर संबंधित और पांव संबंधित इन राशि के बंदों को 2 स्थान पर किसी न किसी प्रकार की व्याधि या कोई दुर्घटना में चोट लगने की संभावना बनी रहेगी। तो हेलमेट आदि का प्रयोग करना चाहिए, जूते आदि पहनने चाहिए और बड़ी सावधानी से इन्होंने अपने चालन कार्य को करना चाहिए। चालन कार्य से हमारा अभिप्राय उनकी ड्राइविंग बड़ी सावधानी से होनी चाहिए जी। इस राशि के बंदों को गाड़ी चलाते हुए ज्यादा किसी बात नहीं करनी चाहिए, फोन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उनकी जो दिशा निर्देशन है वो पूरे लक्ष्य पर अपने ध्यान को केंद्रित कर अपने वाहन पर रखना चाहिए, अन्यथा उनके साथ में किसी न प्रकार की कोई सामान्य दुर्घटना होने की संभावना बन सकती है। यदि मेष राशि की हम बात करें तो मेष राशि के व्यक्तियों को इस वर्ष के अंदर अपने वैवाहिक जीवन को संभालना चाहिए। यदि काफी समय से उनके बीच में कलह चली हुई है तो उस कलह का समाधान निकालना चाहिए। इसका एक मार्ग इस राशि के लिए सबसे उत्तम है। उन 2 बिंदुओं में से किसी एक बिंदु को आपस में प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, एक दूसरे के भाव को समझना चाहिए, क्योंकि 2 व्यक्तियों से ही गृहस्थ जीवन चलता है। तो मेष राशि के व्यक्तियों को गृहस्थ जीवन पर विशेष ध्यान देना चाहिए, अपने बच्चों के लिए समय देना चाहिए और उनकी राय के अनुसार ही अपने कार्यों को आगे बढ़ाना चाहिए। कोई भी फैसला लेने से पहले उन्हें विचार कर लेना चाहिए। सहसा न विद्यते कार्यम, जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना चाहिए। यदि वो जल्दबाजी में कोई निर्णय लेते हैं तो मेष राशि के बंदे किसी न किसी हानि के पात्र बन सकते हैं। तो शास्त्री जी 2025 मार्स रूल्ड साल रहा, तो वहाँ तो हमने बहुत उतार चढ़ाव देखे। वहाँ हमने क्लैमिटीज देखी, वातावरण, अभी आप दिल्ली में देख लीजिए कितना पोल्यूशन बढ़ चुका है, कहीं भूकंप आ रहे हैं, कहीं बाढ़ आ रही है। तो 2026 कैसे जाने वाला है? यथा हमारा गत वर्ष का जो समय व्यतीत हुआ है वो सत्य में ही भारतवर्ष के लिए बड़े उतार चढ़ाव के साथ व्यतीत हुआ है। लेकिन 2026 का जो समय अब क्रम में हमारा प्रवेश कर रहा है और भारत की जो स्थिति है इस समय में, और मैं भारतीय सेना की भी बात करूं तो इस बल के अनुसार भारतवर्ष का जो ऊर्जात्मक है, भारतवर्ष का जो यश है अन्य देशों के ऊपर बहुत ही भारी होने वाला है। भारतवर्ष के अनुसरण शैली पर चलने के लिए अन्य देश
स्वयं के भाव को परिवर्तनशील करेंगे। यदि किसी देश के साथ हमारा मनमुटाव भी हुआ है, यदि उनके और भारत के बारे में उनके चिंतन में गलत है, तो वो लोग भी स्पष्ट रूप से हमारे देश के सामने नतमस्तक होकर उस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाएंगे। यहाँ तक कि अमेरिका जैसे देश भी भारतवर्ष के अनुसार ही कार्य करने पर, उसके विचार करने पर और मित्रताओं के भाव इस वर्ष में दिखाने वाले हैं। मतलब शास्त्री जी, विश्व गुरु बनने के भी चांसेस हैं पूरे हमारे देश के। भारतवर्ष का वर्तमान समय में जो हमारा नृप है, नृप मूल रूप से संस्कृत भाषा का शब्द है। हमारे जो राजा हैं उनका भी जो यश है वो पूरे विश्व के अंदर एक यशशाली का अपना उजागर प्रकाश को फैला रहा है, जिसकी विवेचना करना कोई सामान्य बात नहीं है, लेकिन इसका कोई साक्षी है तो ये पूरा विश्व उस बात का साक्षी है। और इसी प्रकार से हमारा राजा इस देश के कल्याण के लिए अपनी प्रगतिशील क्रिया में अग्रसर बढ़ते रहेंगे और अन्य देश हमारी बातों के अनुसार ही कार्य करने पर अपनी भावनाओं को दिखाने के लिए हमारे साथ अनुसरण करते रहेंगे। तो शास्त्री जी, वातावरण आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है, तो 2026 में आपको क्या दिख रहा है कि बहुत सारी कैलेमिटीज आने वाली है, कुछ सुधार होगा? हमारा वातावरण आज के समय में जितना दूषित हो रहा है उसके पीछे कोई कारण है तो मानव जाति ही है। हमारे पहले वाले कर्तव्य शनि समाप्त होते जा रहे हैं। पहले मनुष्य स्वयं हमारी प्रकृति की रक्षा करता था, आज पहाड़ों को खनन किया जा रहा है, नदियों को मैला किया जा रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है। इसका जो प्रभाव, इस कारण से धीरे धीरे हमारा वातावरण भी नीचे थोड़ा डाउन आ गया है। लेकिन अब वर्तमान समय में इसकी स्थिति बहुत सुधरने वाली है। या वो वाहनों से होने वाला प्रदूषण है और या किसी फैक्ट्री के द्वारा वो हमारा प्रदूषण किसी क्षेत्र को दूषित कर रहा है, उनके लिए इस वर्ष में विशेष कदम उठाए जाएंगे भारत सरकार के द्वारा। और खुद इस विषय के लिए इस वर्ष में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी घोषणाएं की जाएंगी, जिसमें आने वाला समय आपके समक्ष होगा। हमारा वातावरण है एक नियमबद्ध होकर इस सृष्टि की संरक्षा की जाएगी। ऐसा नहीं कि अब तक हमारी सृष्टि की रक्षा नहीं हो रही है, वन विभाग बनाए गए उनके संरक्षण के लिए, परंतु एक ऐसा संरक्षण तैयार किया जाएगा जिससे भारतवर्ष का प्रत्येक नारी अपने कर्तव्य को, अपने दायित्व समझे कि इस वातावरण को शुद्ध रखना हमारा धर्म है, अन्यथा आने वाली पीढ़ियों को खतरा हो जाएगा। आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ही बड़ी विपत्ता का समय हो जाएगा। और वो समय आ गया है जब हम स्वयं इसके सहभागिता बने और सरकार के बनाए गए नियमों के अनुसार इस कार्यों को हम आगे बढ़ाएं। और बहुत जल्दी ही सरकार के द्वारा भी इस वर्ष में ऐसी कई घोषणाएं की जाएंगी जिसके अंदर आज का मानव प्रतिबद्ध होकर हमारे वातावरण को शुद्ध करने के लिए अपना समय देने के लिए तैयार हो जाएगा। शास्त्री जी, 2026 जैसे कि सूर्य रूल्ड साल है, तो यहाँ सूर्य का क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर हम हर राशि पे बात करें तो हर राशिफल क्या आप शॉर्ट में बता सकते हैं? देखो, सूर्य का जो समय काल है वो राजा और मंत्री से योजित है। और सूर्य जितने भी घरों में हमारे ऊपर विराजमान है, जिसे हम भास्कर देव भी कहते हैं, वो प्रकृति को निबद्ध करने का कार्य करता है। निबद्ध से हमारा अभिप्राय है इस चर अचर जगत में जितने भी जीव हैं वो सूर्य के अनुसार ही कार्य करते हैं। आज से हजारों वर्ष व्यतीत हो गए हैं। यदि किसी बात का कोई साक्षी है तो ये भास्कर भगवान सूर्य ही है। ये उस समय में भी था, ये आज भी है और ये आगे भी होता रहेगा। और इसी सृष्टि के क्रम को चलाने में सूर्य का बहुत ही बड़ा दायित्व है। यदि प्रातःकाल सूर्य भगवान आकर हमें आदेश न दें तो कोई भी समय पर बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, कोई टीचर से पढ़ाने के लिए नहीं जाएगा, कोई दुकानदार अपनी दुकान खोलने के लिए नहीं जाएगा, क्योंकि रात्रि की निद्रा में सभी विश्राम में ही लेटे रहेंगे। सूर्य भगवान आकर हमें आदेश देते हैं कि हे मानो, अपने कर्म की तरफ आगे बढ़ो, अपने कार्य में लग जाइए। यहाँ तक कि छोटी छोटी चिड़िया, कबूतर, तोते, मैना, सब पक्षी भी अपने संचार के कार्य में लग जाते हैं जब ये सूर्य भगवान आते हैं। सूर्य अग्नि तत्व है जिसका अभिप्राय तेज से माना जाता है, अग्नि से माना जाता है। और सामान्य रूप से यदि हम इसके भाव की बात करें तो सूर्य भगवान हमें ऊर्जाशील और तेजता को प्रदान करने वाला है। यदि सूर्य की कृपा किसी राशि के ऊपर हो जाती है तो उस व्यक्ति के जो कार्य हैं, जो मुखारविंद से निकली हुई वाणी है, उससे काफी लोग प्रभावित होते हैं। अन्यथा आपने कई स्थानों पर ऐसा भी देखा होगा, किसी अच्छे व्यक्ति ने भी कोई बात बताई और अच्छी भी बात बताई तो उसकी बात को भी नकारने वाले बहुत व्यक्ति मिल जाते हैं। क्यों? वो सूर्य के तेज से निषेधित है, उसके ऊपर सूर्य तेज का पूर्ण प्रभाव नहीं हुआ है। जिसके ऊपर सूर्य की दृष्टि पूर्ण प्राप्त हो जाती है, सूर्य प्रसन्न हो जाते हैं, उसकी वाणी में तेज आता है। मतलब शास्त्री जी, जब सूर्य अगर हमारा ठीक होता है तो हमारी लीडरशिप क्वालिटी बढ़ती है। बिल्कुल, क्योंकि सूर्य स्वयं एक राजा के रूप में इस समय में परिवर्तित है। और यदि कोई व्यक्ति खासकर मैं बात करूं तो कुंभ राशि वालों की और मीन राशि वालों की और मेष राशि वालों की, ये व्यक्ति इस वर्ष में
राजनीति में अपने भाग्य को आजमाना चाहते हैं और राजनीति से मेरा अभिप्राय गांव का एक छोटा सा सरपंच बनता है, मुखिया बनता है, एक मेंबर बनता है, वहां से भी कदम अपना रखना चाहते हैं तो इनकी राशि में राजयोग का अभिप्राय प्रवेश करने वाला है। वो एक छोटे से मंत्री तक, एक एमएलए तक, एमपी तक भी इन राशियों का भाग्य इस वर्ष में उच्च रहने वाला है। यदि वो किसी इलेक्शन में लड़ते हैं, अपना भाग्य आजमाते हैं, अवश्य उन्हें विजय की प्राप्ति होगी। कन्या और धनु राशि के व्यक्तियों को इस वर्ष में एक विशेष उतार चढ़ाव के बाद एक लाभ की प्राप्ति होने वाली। ऐसा बताया जाता है कई बार हमें कुछ चीज गवाकर पुनः उसकी प्राप्ति हो जाती या उससे बढ़ चढ़ कर भी परमात्मा में दे देता है। जैसे किसी ने अपने भाग्य को आजमाया, वो टीजीटी या पीजीटी का एग्जाम देने के लिए गया और वहां उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो निराश होकर आ जाता है और कुछ महीने पश्चात उसको फल की प्राप्ति होती है, वो किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में प्रोफेसर लग जाता है। वो तो छोटी सी चीज मांगने के लिए गया था, लेकिन परमात्मा ने समय के अनुसार उसके लिए कुछ बहुत बड़ा निश्चित कर रखा था। इसी भांति इस वर्ष में कन्या और धनु राशि के व्यक्तियों के लिए लाभदायक होने वाला है। माना कि प्रारंभिक में नूतन वर्ष उनके लिए थोड़ा कष्टदायक रहेगा, पारिवारिक समस्याएं भी उनको आ सकती हैं, परंतु अगस्त मास से लेकर अक्टूबर मास के बीच तक उनके लिए बहुत ही खुशियों को प्रदान करने वाला रहेगा। तो शास्त्री जी, कोई आप एक ऐसा रिचुअल बताएंगे, एक डेली रिचुअल, कोई ऐसा उपाय जो हर राशि को करना चाहिए ताकि उसका सूर्य ठीक रह सके? सूर्य को ठीक रखने के लिए सबसे उत्तम जो दृष्टिकोण है, जो हमारा भाव है, एक हमें नग की प्राप्ति होती है जिसे हम माणिक के नाम से संबोधित करते हैं। सामान्य रूप से हम उस नग को भी धारण कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति नग धारण करने में आपत्ति उत्पन्न करता है, यदि उसका कार्य किसी और प्रकार का है, वो हमेशा नग को धारण नहीं करता है, तो उन्हें लाल वस्त्र दान करना चाहिए मंदिर में सूर्य के निमित्त मानकर। और सूर्य को प्रसन्न करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को सुबह प्रातः काल स्नान करने के बाद अर्घ देना चाहिए सूर्य भगवान को। सूर्य भगवान को दिया हुआ अर्घ साक्षात हमारे मन को, हमारी इंद्रियों को और ज्ञान इंद्रियों को बढ़ाता है, जिससे प्रत्येक राशि के साथ साथ प्रत्येक मानव का कल्याण होता है। वो चाहे बाल हो, चाहे युवा हो, चाहे कोई वृद्ध हो, यदि वो कल्याण चाहता है, सूर्य भगवान से आशीर्वाद चाहता है, तो साक्षात सूर्य भगवान को जल का अर्घ देते रहना चाहिए। और साथ में गौ माता की उपासना करें। उपासना से मेरा अभिप्राय यहाँ पूजन पाठ से नहीं है। गौ माता के लिए चारा, गुड़दान, हरा चारा दान करते रहें और गौ माता की सेवा करते रहें। इस प्रकार से भी सूर्य भगवान प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद की प्राप्ति दे देते हैं। कई बार अपवाद भी फैल जाता है। इसके माध्यम से मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी आपको बताना चाहता हूं कुछ ही शब्दों में। एक बार कोई व्यक्ति नित्य प्रातः काल उठकर भगवान सूर्य को जल देता था और कोई अन्य प्रवृत्ति का व्यक्ति जिसकी विचारधारा अलग थी, क्योंकि संस्कृत में एक सूक्ति आती है, मुंडे मुंडे मति भीना। सबके जितने मुंड हैं, जितने हमारे कलश हैं, सबकी अलग अलग होती है, विचारधारा सबकी अलग अलग होती है। एक माता पिता के घर में यदि 5 बच्चे हैं तो सोचने का तरीका सबका भिन्न भिन्न होता है। तो अन्य प्रवृत्ति का जो व्यक्ति था वो डेली उस जल देने वाले व्यक्ति से अपमान की बातें करता कि तुम पाखंड करते हो, तुम छल करते हो, क्या सूर्य को तुम यहाँ जल दे रहे हो और सूर्य इतनी कोसों दूर उस गगन में नभचर में चल रहा है कि आपका पानी वहां पहुंच जाता है, आपका पानी तो नीचे भूमि में गिर जाता है, सूर्य बहुत दूर है, क्यों आप पाखंड मचा रहे हो। वो बेचारा चुपचाप शांति से चला जाता। इस प्रकार बोलते हुए 4-5 दिन उस व्यक्ति ने उस सूर्य को जल देने वाले व्यक्ति का अपमान किया। अंत में हार कर जो नित्य भगवान सूर्य का पूजन करता था, प्रातः उठकर जल देता था, उस व्यक्ति को एक दिन क्रोध आया और क्रोध में उस व्यक्ति के मुंह से अपशब्द निकल गया, जो कि उसकी बहन के बारे में, सिस्टर के बारे में उसने उसके बारे में बोला। उसी बीच गली के बीच में पूरा विवाद शुरू हो गया और कुछ आसपास के लोग भी एकत्रित हो गए। तब उन लोगों ने प्रश्न किया, भाई ठीक है, आप भगवान सूर्य की उपासना करते हैं, उसको जल देते हैं, लेकिन किसी की बहन बेटी के बारे में अपशब्द प्रयोग करने का आपका क्या अधिकार है? तो उसने बताया कि डेली व्यक्ति आता मेरा अपमान कर रहा है, मुझे पाखंडी बताता है, क्या कारण है इसके पीछे? तब उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा, भाई मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए, जब मैं यहां से सूर्य को जल देता हूं और ये मेरा मजाक उठाते हुए कहता है कि आपका जल तो नीचे धरती में गिर जाता, सूर्य तक पहुंच गया, क्या नहीं पहुंचा है, क्यों आप पाखंड करते हो? भाई एक बार मैं इससे पूछना चाहता हूं, इसे बताइए कि इसकी बहन, इसकी सिस्टर कहां पर रहती है? उसने कहा, मेरी बहन तो बंगलोर में रहती है, मेरे जीजाजी के साथ में। अच्छा, जल देने वाला व्यक्ति कहता है, भाई मैंने आपको जो अपशब्द कहा, मेरे मुंह से जो शब्द निकला वो तो यहां से निकला है, मेरे मुंह से निकली हुई गाली आपकी बहन के पास बंगलोर पहुंच गई, तो क्या मेरा जल भगवान सूर्य को नहीं पहुंच सकता? श्रद्धावानम लप्ते ज्ञानम आस्था निमिति
ये भगवान सूर्य के प्रति है। यदि कोई श्रद्धा रखता है, जो यहाँ बैठकर भी उसको ध्यान करता है, तो साक्षात उसे आशीर्वाद उस लोक से उसको इसी लोक में प्राप्त होता है। शास्त्री जी, अगर किसी की साढ़े सती चल रही है, क्योंकि साढ़े सती में क्या होता है कि शनि थोड़ा भारी होता है, तो शनि और सूर्य ऐसे कहते हैं कि आपस में एनिमी है, दुश्मन है, तो क्या उन लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस साल का? देखो, साढ़ सती का जो व्यक्ति हैं वो एक ऐसे प्रभाव से चलते रहते हैं जिनका पूर्ण रूप से समापन हम नहीं कह सकते। उनके जीवन उतार चढ़ाव के साथ में जुड़ा हुआ है। कहीं न कहीं सूर्य और शनि अनियमितता को दिखाते हैं। यदि हम संहिताओं की बात करें तो जब ये एक अनियमितता दिखाकर, एक दूसरे का विरोध दिखाकर पुनः उस व्यक्ति की राशि के अंदर प्रवेश करते हैं तो जाते जाते उसका कल्याण भी कर जाते हैं। ये साढ़ सती का प्रभाव भी होता है, उसे फल देकर जाते हैं। वो फल उसके जीवन के महत्वपूर्ण संबंध से संबंध रखता है। यदि किसी व्यक्ति के विवाह में रुकावट आ गई है और उसका विवाह कार्य संपन्न नहीं हो रहा और उसको ऐसा भी लगने लगा है कि अब तो मुझे इसकी इच्छा छोड़ देनी चाहिए कि भगवान ने मेरे लिए मेरा कोई जीवन साथी नहीं बनाया है, उसके लिए अति उत्तम रहता है जाते जाते उसके विवाह का योग बनाकर जाता है। कोई नौकरी प्राप्त करने के लिए निराश हो चुका है, हजारों पेपर भी दिए फिर भी असफलता हाथ में मिली है, यदि साढ़ सती का समय उसके ऊपर से अवगमन हो जाता है, चला जाता है, जाते जाते वो भी उसके लिए शुभ फल ही देकर जाता है। और थोड़ा सा ये जरूर रहता है कि जब तक उसका समय का दौर चलता है तो उसे बड़ी सावधानी से समय को व्यतीत करना चाहिए। किसी विद्वान ब्राह्मण से पूछकर उसके उपाय करने चाहिए और तब अपने जीवन को सामान्य बना सकते हैं। तो शास्त्री जी, 2026 कैसा रहेगा उनके लिए जो मीडिया में आना चाहते हैं, जो अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर अपना कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं? यदि कोई अपना चैनल शुरू करना चाहता है या कोई जीवन को स्वयं को पर्दे के ऊपर लाना चाहता है, किसी न किसी भांति से कोई एक्टिंग में अपना भविष्य को आजमा रहे हैं, प्रयास करते हैं, किसी ने लघु नाटिकाएं बनाई हैं, छोटी छोटी फिल्में बनाते हैं, इस तरह का जो हमारा व्यवसाय है इस क्षेत्र में वो हमारे मीडिया से भी जुड़ा हुआ है, बहुत ही ज्यादा उन्नति होने वाली है। खासकर हम इस क्षेत्र में बात करें, तुला और सिंह राशि के व्यक्तियों के लिए यह जो समय है, जो खासकर अपने जीवन को पर्दे के ऊपर निखारना चाहते हैं या कैमरे के माध्यम से, टीवी के माध्यम से कोई चैनल आदि बनाकर यूट्यूब पर अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। अभिनय की दुनिया में काफी समय से उन्होंने प्रयास किया है, उनको कोई लघु छोटी मूवी की भी प्राप्ति हो सकती है जो उनके भविष्य का निर्माण करेगी, क्योंकि ऊपर की सीढ़ी तक जाना है तो पहले प्रथम कदम हमें रखना पड़ता है। यदि वो अपना भविष्य आजमाना चाहें तो बहुत अच्छा समय उनके लिए इस वर्ष में आने वाला है, वो दूर तक अपने आप को चमका सकते हैं। मीडिया क्षेत्र की बात करें भारतीय के अंदर तो कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी मीडिया का, वैसे तो हम बात करें तो एक धर्म का बहुत बड़ा गहरा विषय है। मैं तो संस्कृत का विद्यार्थी हूँ। यदि मैं हमारी मीडिया की बात करूँ, छोटा सा एग्जाम्पल दूँ तो नारद मुनि बहुत ही संचार मन वाले थे, वो यत्र तत्र भ्रमण भी करते रहते थे, किसी ऋषि के पास भी जाते थे तो उनकी बातें सुनकर उनसे बताते, उनकी बातें लेकर उनके पास संदेश पहुंचा देते थे। तो ये हमें हमारे ऋषि मुनियों में भी एक छोटे से पत्रकार प्राप्त होते जो देव रूप में हैं। और अब तो बहुत सारी पत्रकारिता ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है और मीडिया ने उच्च स्थानों तक भी अपने आप को बना लिया है। यदि हम वर्तमान समय की बात करें तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन जी का आगमन भारतवर्ष में हुआ और उनके साथ में भी जो हमारी जितनी चर्चाएं थी मीडिया की बड़ी खुल कर की, उनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा। इसी भांति इस वर्ष में भी हमारी मीडिया को बाहर के जो उच्च अधिकारी हैं या उच्च राज पदों पर विराजित हैं उन लोगों के साथ संवाद करने का अवसर प्राप्त होने वाला है। यह वर्तमान का ही एक संदेश है जो आगे भी हमारे मीडिया क्षेत्र को मजबूत करेगा। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से इतना मैं जरूर कहना चाहूँगा, कभी भी हमें ज़्यादा पब्लिसिटी या किसी लोभ लालच में आकर किसी भी अफवाह को नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि पत्रकार का धर्म है सत्यता को लेकर आना, अपने राष्ट्र के लिए कर्म करना, अपने राष्ट्र की बात को उच्च अधिकारियों तक पहुँचाना और समाज के सामने सत्य का प्रत्यक्षीकरण करना ही सच्चा पत्रकार है, जिसे देवता भी आशीर्वाद देते हैं। शास्त्री जी, 2025 में इंडिया में क्राइम रेट काफ़ी बढ़ा है, रेप केसेस, मर्डर, तो आपको क्या लगता है कि 2026 में क्या स्थिति रहेगी? यदि हम 2026 वर्ष की बात करें, देखिए सबसे पहले तो जो पाप और पुण्य का कर्म है वो प्राचीन काल से चला हुआ है। रावण ने भी तो अपराध किया, हिरण्याकश्यप ने अपराध किया, कंस ने अपराध किया,
तो इतनी हमारी गाथाएं हैं जो देवताओं से संबंध रखती हैं और अपराध के साथ में जुड़ा हुआ है। अपराधी का जो हमारा अभिप्राय वो राक्षस प्रवृत्ति से है, यदि हम हमारे शब्दों में बात करें तो। जो बुरा काम करता है, जो सरकार के विरोध काम करता है, जो प्रजा को प्रताड़ित करता है, हम उसे अपराध तथा राक्षसी श्रेणी के अंदर उसको मानते हैं। इस वर्ष में भारत सरकार के द्वारा और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी अपराधियों के ऊपर कड़ी लगाम कसने का संदेश दिया जाएगा, जिसके लिए उनके अनुचर, उनके मंत्री, उनके संगठन, उनके प्रिय सचिव और भारतवर्ष की जो एक ऐसी आर्मी है जो धरातल पर रहकर काम करती है, जिसे हम पुलिस बल भी कहते हैं, उसके द्वारा भी अपराधियों के ऊपर इस वर्ष कड़ी लगाम कसी जाने वाली है। और ये आने वाला भविष्य भी कहता है, यदि किसी अपराधी ने अपनी प्रवृत्ति को परिवर्तित नहीं किया, यदि वो सत्य मार्ग पर नहीं आया, तो उसका देहांत होना भी सुनिश्चित है इस वर्ष के अंदर। तो शास्त्री जी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। तो दोस्तों आज का ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन पाथवे टू हीलिंग।